हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे गैसों की द्रव में विलेयता की। ठीक है, और गैसों की द्रव में विलेयता मैंने आपको समझाया था कि अवशोषण गुणांक के आधार पर हम इसको समझते हैं। अवशोषण गुणांक क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए, वो है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। तो मेरे पास जो पहला पॉइंट था वो था गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, या मैं कहूँ कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक बना लेती है या आयनित हो जाती हैं, और कुछ गैसें ऐसी होती है जो विलायक से अभिक्रिया नहीं करती है। अर्थात तो वे गैसें जो विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक बना लेती है या जिनके अवशोषण गुणांक का मान उच्च होता है वो अधिक विलेय होती हैं, और ऐसी गैसें जो विलायक से अभिक्रिया नहीं करती हैं उनकी विलेयता कम होती है या उनके अवशोषण गुणांक का मान कम होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है ना, वो है विलायक की प्रकृति। सेकंड पॉइंट है मेरे पास, वो है विलायक की प्रकृति, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट किस नेचर का होगा, ठीक है, उसके आधार पर हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, अर्थात अगर विलायक ध्रुवीय है तो विलेय भी ध्रुवीय होगा, तो इजी वे में घुल जाएगा, और अगर विलायक अध्रुवीय है और विलेय अध्रुवीय तो आराम से घुल जाएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं बहुत सी बार इस तरह से कि अमोनिया और HCl गैस जो है ये जल में घुल जाती है, जल में घुल जाती है। क्यों घुल जाती है उसका कारण आपको पता होना चाहिए। जल में घुल जाती है जबकि बेंजीन में नहीं घुलती। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, है ना, बेंजीन में नहीं घुलती है क्यों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए साहब, अमोनिया जो है ये ध्रुवीय होता है, जल से अभिक्रिया करता है तो आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, HCl ये भी जल में आयनित हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाए तो आसानी से घुल जाएगा। बेंजीन में क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि बेंजीन क्या है, वो अध्रुवीय विलायक है, इसलिए बेंजीन में आसानी से नहीं घुलता है। तो इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें मिलेंगे पढ़ने को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है मेरे पास तीसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तीसरा पॉइंट मेरे पास वो है बेटा ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ताप का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा इसके ऊपर वो आपको समझना भी है और इस टॉपिक पे आपको बात भी करनी है। देखिए, जब भी हम गैसों को विलायक में या द्रव में घोलते हैं तो उनकी जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं जिनके पूर्ण होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हम इसके अंदर ये लिखेंगे कि गैसों को विलायक या द्रव में घोलने पर यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ठीक है, तो गैसों की, और मैंने कल आपको एग्जांपल और दिया था कि पानी को शुद्ध करने के लिए हम उसको उबालते हैं, बहुत सी बार बोलते हैं कि पानी को गर्म करके पीना चाहिए। ऐसा क्यों है, वो इस कंडीशन में कि जब पानी के अंदर कोई भी हानिकारक गैस घुली हुई है तो हम उसको हीट करेंगे तो घुली हुई गैस बाहर निकल जाएगी। तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता क्या हो गई, कम हो गई, मतलब वो बाहर निकल गई। बस में आपको, ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो है टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है क्योंकि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो अपवाद आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अपवाद क्या है, जब हम यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन को डिसॉल्व करते हैं तो इनकी अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत सी बार पूछते हैं कि हीलियम और हाइड्रोजन गैस को जल में घोलने पर इनकी विलेयता घटती है या बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन और हीलियम को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो इनके जो रिएक्शन है वो ऊष्माशोषी होती है, एंडोथर्मिक होती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो ये एक्सेप्शन केस है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट मेरे पास, वो है दाब का प्रभाव। फोर्थ पॉइंट, सॉरी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दाब का प्रभाव। इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे और बात करेंगे। देखिए, सामान्यतः क्या होता है, निश्चित ताप पर दाब बढ़ाने पर
द्रव में गैसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है विलेयता क्या होती है, बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम गैसों की द्रव में विलेयता का मात्रात्मक संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम की बात करेंगे जिसे बोलते हैं हेनरी नियम। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा नियम है, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में हम यहाँ पे बात करेंगे इसका हेनरी नियम का। हेनरी नियम, हेनरी एक साइंटिस्ट था जिसने हमें ये नियम दिया था ना, हेनरी नियम। तो हेनरी नियम के अनुसार हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की या निश्चित गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो ये m बराबर k डॉट p। m क्या है बेटा, ये गैस की मात्रा है। ठीक है, m क्या है, गैस की मात्रा। p क्या है, p गैस का दाब। ठीक है, दाब। और k क्या है यहाँ पे, स्थिरांक। k क्या है, स्थिरांक। ठीक है, लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि पूरी गैस घुलती नहीं, गैस के अंश घुलते हैं। गैस का अंश, एक भाग, ठीक है, फ्रैक्शन, वो घुलता है। तो यहाँ पर इस नियम को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और ये नियम किस तरह से चेंज हुआ उसमें सेकंड स्टेटमेंट में आप देखोगे। तो क्या क्या है बेटा, देखो कि स्थिर ताप पर किसी गैस के मोल अंश द्वारा या किसी विलयन में घुले हुए गैसों का मोल अंश उसके आंशिक दाब के बराबर होता है। अर्थात हम इसको ऐसे लिखते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब यहाँ पे मैं गैस लिख देता हूँ, मतलब गैस के मोल भिन्न उस दाब के समानुपाती होगी। मतलब जितनी गैस डिसॉल्व होगी वही दाब लगाएगी। पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दाब नहीं लगाएंगे, गैस का केवल एक पार्ट या अंश दाब लगाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि उसका जो आंशिक दाब है उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, P बराबर KH डॉट X गैस। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, P बराबर क्या हो गया, दाब हो गया ये तो। ठीक है, KH को हम बोलते हैं हेनरी नियतांक या हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट। और X गैस मतलब क्या है, ये गैस के मोल अंश, गैस के मोल अंश या मोल भिन्न। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो उस गैस के मोल अंश द्वारा जो मोल अंश दाब लगाएंगे वो उनके समानुपाती माना जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आराम से मोल अंश निकालना है तो X गैस इक्वल्स टू PKH हो गया। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा कि साहब जैसे जैसे हेनरी नियतांक का मान बढ़ेगा मोल अंश विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। गैस की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो हेनरी नियतांक का मान घटने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है ना बेटा, अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और वो ग्राफ देखिए, ये 0। ठीक है, यहाँ पे P आंशिक दाब में ले लेता हूँ, यहाँ पे X गैस। तो ये एक सीधी रेखा आएगी कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा मतलब तो मोल अंश की विलेयता, गैस के अंश की विलेयता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट हम किसी भी प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं हेनरी नियम। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हेनरी नियम की सीमाएं। देखो क्या होता है, हर एक चीज़ एक लिमिट में रहती है, सीमाएं रहती है। जैसे मैंने कहा कि दाब लगाओ, है ना, तो दाब लगाते जाओ। आप देखिए कि साहब गैस के अंश दाब के समानुपाती होंगे, मतलब दाब लगाएंगे तो वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा। अर्थात मैं इस तरह से बात करता हूँ, ये साहब एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विड है और ये ऊपर जो है बेटा गैस है। समझना थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। अब मैं ऊपर से दाब लगा रहा हूँ साहब, है ना, P प्रेशर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो P प्रेशर जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये गैस के अणु क्या होंगे, इसके अंदर डिसॉल्व होंगे, घुलेंगे।
घुलेंगे 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 घुलेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस गैस के अणु की सांद्रता मात्रा इस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा। फिर आप बोले कितना ही दाब लगा लो, इक्विलिब्रियम की अवस्था आ जाएगी। जितने दाब ऊपर वाले लगाएंगे उतना ही दाब नीचे वाले गैस के अणु भी लगाएंगे, तो वो क्या जाएगी, साम्य की अवस्था। तो बोले फिर दाब कितना ही लगा लो, वो डिजोल्व, जो घुलने का जो काम है वो बंद हो जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो अब इसलिए यहाँ पे सीमाएं आती हैं। ठीक है, तो लिखिए, ये आप सुन लीजिए, हेनरी नियम की सीमाएं। सीमाएं कौन सी है? पहला पॉइंट, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कि दाब बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ताप अत्यंत निम्न ना हो, क्योंकि गैस जब द्रव में घुलेगी तो टेम्परेचर कम ही होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, कि वो मॉलिक्यूल से कंडेंस हो जाए तो वो डिसॉल्व होंगे नहीं। ठीक है बेटा, तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि दाब, पहला पॉइंट है दाब अत्यंत कम ना हो, दूसरा पॉइंट है ताप अत्यंत कम ना हो, और तीसरा नियम है कि गैस की आणविक अवस्था, सुनना मैंने कल एक चीज बताई थी, है ना, गैस की आणविक अवस्था द्रव और गैस ये दोनों विलायकों में समान हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो मैंने कल बताया था कि अमोनिया और HCl हेनरी नियम का पालन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे अमोनिया को जल में घोलेंगे तो ये भौतिक अवस्था चेंज हो गई, क्या यौगिक बन गया, है ना, वो आयनित हो जाएगी, इसलिए दोनों हेनरी रूल्स को फॉलो नहीं करती है। बाकी की बातें मैं आपसे, हेलो फ्रेंड्स, अब हेनरी नियम के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे हेनरी नियम के अनुप्रयोग की, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ये वो नियम हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं और उनको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बोर्ड का पैटर्न है उस बोर्ड के पैटर्न के अंदर जब हम उसका ब्लूप्रिंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे आता है 4% ज्ञान बोध के प्रश्न। वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे बुक में हमें मिलते नहीं है, लेकिन वो जो चीज़ें बुक में होती है, तो यहाँ से भी वो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं, है ना, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। अब कौन कौन से अनुप्रयोग है हेनरी नियम के? ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे कि हमें ये पता है कि उच्च दाब और निम्न ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो जितनी भी ये सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतलें होती हैं ये सब फुलफिल की जाती है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर। आपने देखा होगा जब भी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो जब उसका कैप हटाते हैं तो बुलबुले के साथ गैस बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या हो गया, हम उस प्रेशर को रिलीज करते हैं तो जो डिजोल्व गैस है वो बाहर निकल के आती है। तो इसका जो पहला अनुप्रयोग है हमारे पास वो क्या है, इस सोडा वाटर की बोतलों को प्रयोगशाला के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर उच्च दाब और निम्न ताप पर भरा जाता है। चल ठीक है बेटा, चलो भाई दूसरा इसका अनुप्रयोग क्या है? ठीक है, स्कूबा ड्राइवर या समुद्री गोताखोर है। तो समुद्री गोताखोर जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा कि सतह से समुद्र की गहराई में जाते हैं। जब सतह से समुद्र की गहराई में जाएंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर है वो अप्लाई होता है, बढ़ता है, और जब प्रेशर अप्लाई होगा तो जो गैस का सिलेंडर वो लेके जाएंगे वो गैसें उतनी ही तीव्रता से ब्लड के अंदर घुलेगी। आपको पता है कि लंग्स में से गैस जाकर ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती है। तो जैसे जैसे बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा तो गैसों की द्रव में विलेयता, मतलब ब्लड के अंदर गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब ये जो स्कूबा डाइवर है, समुद्री गोताखोर, ये जब वापस से सतह पर आते हैं तो वो प्रेशर जितनी जल्दी लगता है उतनी जल्दी ये रिलीज होता है, तो घुली हुई गैसें उतनी ही प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। जब ये गैसें बाहर निकलती है तो इनमें ये बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, और इस बबल्स की कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड। इस बबल्स की कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड, और ये बहुत ही पेनफुल होता है। अब यहाँ के अगर ये पाथ रुक जाएगा केशिका का तो जो इसका सर्कुलेशन है वो भी यहाँ पे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैंड की कंडीशन आ जाती है जिसको कि बाय ऑपरेशन इसको निकाला जाता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए हम गैस सिलेंडर के अंदर हीलियम गैस का मिश्रण लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हीलियम की जो गैस है वो होती है 11.7%, नाइट्रोजन जो है वो होती है 56.1%, और जो ऑक्सीजन गैस है वो होती है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस है 32.1%। तो इन गैसों का मिश्रण इस तरह से ले जाया जाता है। ठीक है, इस तरह से
गैसों का मिश्रण ले जाया जाता है, 7 2 10, ठीक है। तो ये तीनों गैसों का मिश्रण इसमें लेके हम जाते हैं ताकि ये बैंड वाली स्थिति बने। चलो जी भाई, तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर एप्लीकेशंस का? तीसरा पॉइंट ये है, देखिए मैंने कहा जैसे भी हम सरफेस से डीप में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे तो प्रेशर अप्लाई होगा, लेकिन अगर उल्टा कर दूं मैं यहाँ पे कि हम अगर सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु का जो प्रेशर है, जो दाब है, वो क्या होगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो जो पर्वतारोही हैं, जो पर्वतों पर रहते हैं, वहाँ पर या उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत क्यों होगी? अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी तो चक्कर आना, सर में दर्द, मिचली वगैरह इस तरह की कंडीशन हो जाती है, और उसको सांस लेने में जब प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया की कंडीशन हो जाती है ड्यू टू हेनरी लॉस। बात समझ में आपको? तो ये सारी के सारे जो कंप्लीट चीजें हैं ये हेनरी नियम के अनुप्रयोग के अंदर है। तीनों पॉइंट है, ये आपको लिखना भी है, सीखना भी है और समझना भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वाष्प दाब की बात करेंगे। अब वाष्प दाब डालेगा कौन? ठीक है, हमारे पास है यहाँ पे द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। 3 विलयन है मेरे पास। पहला है, एक है द्रवीय विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। अब ये नया टॉपिक है बेटा, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि वाष्प दाब क्या होता है ना, और दाब डालता कौन है। वैसे हम नॉर्मली बात हम करें कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, जो वाष्पशील पदार्थ होगा, वही वाष्प दाब अप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी विलयन में भी एक विलेय और एक विलायक है, दोनों में से अगर एक वाष्पशील है तो वही दाब उत्पन्न करेगा, विलायक है तो वो भी दाब उत्पन्न करेगा। तो जो द्रवीय विलयन में क्या होगा, दोनों घटक द्रवीय होंगे, मतलब द्रव अवस्था में होंगे। आ रही है बात समझ में? तो वहाँ पे अगर बंद पात्र है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा। उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले तो वाष्प दाब होता क्या है कि निश्चित आयतन वाले द्रव में, ठीक है, एक निश्चित आयतन वाले द्रव में एकांक पृष्ठ पर किसी घटक द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, या किसी घटक द्वारा लगाया गया लंबवत बल, हम इसको बल भी बोलते हैं वाष्प दाब को, ठीक है। तो पहला है द्रवीय विलयन। तो द्रवीय विलयन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा, विलेय और विलायक दोनों जो है ये क्या होंगे बेटा, द्रव अवस्था में होंगे। दोनों किस फेज में होंगे, द्रव फेज में होंगे, ठीक है। और तो यहाँ पर जो वाष्प दाब डाला जाएगा, ठीक है, जो वाष्प दाब यहाँ पर डाला जाएगा वो विलेय द्वारा भी और विलायक के द्वारा भी। अगर मान लो विलेय वाष्पशील है तो वो क्या होगा, विलायक की सतह से निकलकर बाहर आएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाष्प दाब की कंडीशन दोनों के ऊपर अप्लाई करेगी। तो यहाँ संघनन भी हो सकता है और वाष्पन भी हो सकता है अगर ये बंद पात्र में है तो। चलो जी, दूसरी हम बात कर लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। दूसरी हम यहाँ पे बात करते हैं, ये है ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब इस कंडीशन में आप देखिए, ठोस और द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो यहाँ पे एक घटक तो ठोस में है और एक घटक जो है वो द्रव की अवस्था में है। माना कि विलायक है, विलायक लिक्विड फॉर्म में बेटा, ठीक है, यह है विलायक, और आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसका वाष्प दाब भी होगा। और अगर मैं इसके अंदर विलेय डाल रहा हूं, वो जो ठोस है ये क्या है, ठोस विलेय है, ठीक है। विलेय क्या है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। तो क्या होगा, यहाँ पे जब ठोस आएगा तो इसके एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। तो जो पदार्थ वाष्पशील होगा उसका आयतन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं कि माना कि विलायक का वाष्प दाब है P0 या P0, और विलायक में विलेय मिलाने पर विलयन हो गया, विलयन का वाष्प दाब हो गया PS, ठीक है। तो हमेशा इस कंडीशन के अंदर विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से डिनोट करते हैं P0 माइनस PS, ठीक है। अभी आएगा, आगे आएगा तब भी मैं इसको समझाऊंगा। 2 पॉइंट होगा। अब तीसरा पॉइंट है जहां से चैप्टर की बातें स्टार्ट होती है। तो तीसरा है द्रव विलयनों का वाष्प दाब। जहां से ये राउल्ट्स लॉ और अदर्स लॉ स्टार्ट होने वाले हैं मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग है द्रव विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घटक हैं, दोनों, ये एक विलयन है मेरे पास और इस विलयन में 2 घटक हैं, घटक A और घटक B, ठीक है।
ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है, तो दोनों ही वाष्प दाब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसके मोलों की संख्या हम इसके वाष्प दाब पीए मान लेते हैं और इसका वाष्प दाब मान लेते हैं पीबी। तो कुल विलयन का कुल दाब दोनों घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। विलयन का कुल दाब जो है दोनों घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। लेकिन ये बात यही नहीं रुक जाती है, अब इसके अंदर इसको समझाने के लिए हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, और बहुत ही अच्छा है, समझ में 100% आता है अगर आप यहाँ पूरा इसको समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेडिंग डालना है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालना है अपने को वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम। तो हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स या राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम हमें ध्यान में रखना है। राउल्ट का नियम होता है क्या है, तो राउल्ट का नियम मैं आपको समझा देता हूं कि किसी भी विलयन में वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि साहब ये एक विलयन है, इसमें दो घटक है ए और ये बी। ए क्या वाष्प दाब पीए मान लो, बी का वाष्प दाब पीबी, इसके मोलों की संख्या एक्स है और इसके मोलों की संख्या एक्स बी। ठीक है, तो दाब कौन लगाएगा, वो घटक लगाएगा जो वाष्पशील होगा। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी विलयन में, है ना, वापस लिखूंगा मैं इसको, किसी विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है, उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं P का आंशिक दाब समानुपाती A, क्योंकि एक एक्स है क्या है, A के मोल भिन्न। ठीक है, और इसी तरह मैं लिख सकता हूं B का आंशिक दाब समानुपाती XB। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी क्या है, घटक ए और घटक बी के मोल भिन्न है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी ए इक्वल्स टू पी ए नोट एक्स ए, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी, लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अतः कुल दाब लिख देता हूं। कुल दाब कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कुल दाब होता है घटकों के आंशिक दाब का योग। ठीक है, तो लिख दीजिए बेटा यहाँ पे P बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। आ गई कुछ बात समझ में। और हम यहाँ पे लिखेंगे साइड में, हम जानते हैं एक्स ए बराबर ए के मोल भिन्न, और मोल भिन्न को ऐसे लिखेंगे एन ए अपॉन एन बी, और एक्स बी मतलब बी के मोल भिन्न बराबर एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। अब आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। राउल्ट का नियम साफ सुथरा है। ठीक है, किसी भी घटक का विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक, कोई भी भले विलय हो या विलायक हो, तो किसी भी घटक का या वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यह है पूरा राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स का नियम।